नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभोर और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लर्न लॉ विद विभोर। तो हम लोग लीगल मेथड्स की एक सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं जहां हम लोगों ने लीगल मेथड्स के अलग-अलग टॉपिक को कवर करना शुरू करा है। हम लोग अभी फ़िलहाल बात कर रहे थे सोर्सेज़ ऑफ लॉ के बारे पर, जहां हम लोगों ने बोला कि लॉ के बहुत सारे सोर्सेज़ होते हैं बट मेजर सोर्सेज़ आर कस्टम्स, लेजिस्लेशंस एंड प्रेसिडेंट्स। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो पर बात करी थी कि कस्टम्स क्या होते हैं। हम लोगों ने कस्टम्स एज अ सोर्स ऑफ लॉ को अच्छे से समझने की कोशिश करी थी। आज की इस वीडियो पर हम लोग बात करने वाले हैं लेजिस्लेशन एज अ सोर्स ऑफ लॉ कि कस्टम्स हम समझ चुके हैं कस्टम्स क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे लेजिस्लेशंस एज अ सोर्स ऑफ लॉ क्या है, क्योंकि जो हमारा मेजर सोर्स ऑफ लॉ है हमारी कंट्री जो फॉलो करती है वो है लेजिस्लेटिव लॉ। क्योंकि हमारी जो पार्लियामेंट है, जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, वो हम लोगों के लिए लॉ बना करके हमें देती हैं और उन लॉ को हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे आईपीसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जितने भी लॉ गवर्नमेंट पास करते हुए आई है वो सब हमारे देश के कानून हैं, हमारे देश के लॉ हैं। तो लेजिस्लेशन आर द मेन एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ एंड दीज आर द सोर्सेज ऑफ लॉ, जिनको ऑस्टिन ने कहा था कमांड ऑफ सोवरीन। क्योंकि जो हमारी पार्लियामेंट है, देखो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन निकल करके आता है व्हेन यू टॉक अबाउट इंडिया, हु इज सोवरीन। जब भी हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में सोवरीन कौन है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करो और कमेंट करो, और अगर नहीं भी पता है तो जाकर के एक बार ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और जाकर के सोचो कि इंडिया पे सोवरीन कौन है। ठीक है, और जाकर के जो आपको लगता है आंसर दो। अगर आपको लगता है पार्लियामेंट सोवरीन है, कॉन्स्टिट्यूशन सोवरीन है, कौन सोवरीन, जो भी आपको लगता है, जुडिशरी सोवरीन है, जो आपको लगता है जाओ पॉज करो और जा करके कमेंट बॉक्स पर कमेंट करो कि इंडिया के अंदर सोवरीन कौन है। इसका आंसर फिर मैं आपको उसके बाद देता हूँ। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके कमेंट दिया होगा कि इंडिया में सोवरीन कौन है। तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। तो देखो, जब हमने बात करी थी ग्रैंड नॉर्म की, हमने कहा था ग्रैंड नॉर्म से सब कुछ डिराइव निकल करके आया है। अगर इंडिया में बात करते हैं ग्रैंड नॉर्म क्या है, तो इंडिया में ग्रैंड नॉर्म इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्योंकि जितने लॉ हैं, जो कुछ भी है, सब वहाँ से अपनी पावर डिराइव करता है। अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, कहाँ दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन पर। जुडिशरी कहाँ दी है? कॉन्स्टिट्यूशन पर। एग्जीक्यूटिव की बात कहाँ करी है? कॉन्स्टिट्यूशन पर। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बता रखा है कि इंडिया में कौन कुछ, कौन क्या, सब कुछ क्या क्या, कहाँ क्या है, सब कुछ बता रखा है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि जब हम बात करते हैं ऑस्टिन की, तो ऑस्टिन ने क्या कहा था? लॉ इज द कमांड ऑफ द सोवरीन। तो सोवरीन ने जो कमांड दी वो लॉ है। तो इंडिया में कमांड दे कौन रहा है? इंडिया में कमांड दे रही है पार्लियामेंट। बेसिकली पार्लियामेंट जाती है, बैठती है, बैठ करके डिस्कशन करती है। डिस्कशन करने के बाद दे मेक समथिंग अ लॉ। वो लॉ की कमांड दे करके कोई चीज़ को लॉ बना देती है। दैट इज हाउ द पार्लियामेंट वर्क्स। तो इस हिसाब से पार्लियामेंट सोवरीन होनी चाहिए, बिकॉज पार्लियामेंट इज द वन मेकिंग लॉज। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो जा करके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दे। पार्लियामेंट कैन डू दैट बिकॉज पार्लियामेंट इज वन एंड ऑल। वो सब कुछ कर सकती है। पार्लियामेंट की पूरी पावर है कि वो लॉ को अमेंड कर दे, वो कुछ भी कर दे। दैट इज हाउ द पार्लियामेंट फंक्शंस। बिकॉज पार्लियामेंट के पास पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दे, वो लॉ को अमेंड कर दे, नया लॉ एनेक्ट कर दे, लॉ को रिपील कर दे, वो हर काम कर सकती है। सो इस हिसाब से हम कह सकते हैं पार्लियामेंट सोवरीन है। बट अगर देखा जाए पार्लियामेंट कहाँ से पावर डिराइव करी है अपनी? पार्लियामेंट इज डिराइविंग पावर फ्रॉम दी कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन, हम बोले कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है तो हम बोल सकते हैं बोलने को, बट द क्वेश्चन इज कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से निकल करके आया है? फ्रॉम वेयर इज द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइविंग इट्स पावर? आप बोल सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा, बना करके दे दिया, बिकॉज आपने सबने पढ़ रखा है कि हमारे देश का संविधान कैसे बना है। जब आपने टेट की तैयारी करी होगी, जब आपने लॉ का एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, तब आपने हल्का हल्का इस चीज़ के बारे में पढ़ा होगा। और नहीं भी पढ़ा होगा तो बाई चांस अगर आप याद करो तो जब आप सिविक्स पढ़ा करते थे, पॉलिटिकल साइंस इन क्लास 9-10, वहाँ आपने पूरा पढ़ा है कि हमारा देश का संविधान किस तरीके से ड्राफ्ट हुआ है। वी ऑल नो अबाउट दैट। तो आप कह सकते हो कि इस हिसाब से तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सोवरीन हुई, क्योंकि उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। बट वो तो एक असेंबली थी, उसका काम तो सिर्फ उसको ड्राफ्ट करना था। पावर तो उसने असेंबली ने पावर नहीं दी कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन हर चीज़ को पावर दी है। तो आप बोल सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन सोवरीन है, बट द आंसर इज नो। इंडिया में सोवरीन है इंडिया के लोग। क्योंकि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज उठाकर देखते हो, जो बोलते हैं हम प्रियम्बल, प्रियम्बल बोलता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरीन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। पूरा प्रियम्बल है आगे को। ठीक है, तो जो ये वर्ड आता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को ये कॉन्स्टिट्यूट करा है, हम लोगों ने इंडिया को ये बनाया है।
वी द पीपल ऑफ इंडिया हैड दैट पावर कि हम लोगों ने इंडिया को ये चीज़ बना करके दी है, हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को दे रखा है बना करके। जब आप लास्ट में पढ़ोगे तो आता है कि हम लोगों ने इंडिया को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, हम इंडिया को ऐसा बना रहे हैं। कौन? इंडिया के लोग। तो इंडिया में इंडिया के लोग सोवरीन हैं। अब इंडिया के लोग सोवरीन है, दैट इज ट्रू, बट अगर मैं कुछ बोलूँ तो क्या मेरी बात मानी जाएगी? अगर मैं बोलूँ कि कल से लोगों का घर से बाहर निकलना बंद कर दो, तो क्या ऐसा होगा? द आंसर इज नो। बट मोदी जी ने तो बोला था कि इंडिया बंद कर दो, इंडिया बंद हो गई थी। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे हुआ? बिकॉज अगर हम इंडिया के लोगों ने इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, हम इंडिया के लोगों ने इंडिया को सोवरीन बनाया है, हम इंडिया के लोग इंडिया में सोवरीन है, तो इसका मतलब मेरी बात भी मानी जानी चाहिए, सिर्फ मोदी जी की बात क्यों मानी जा रही है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि हम लोग जो फॉलो करते हैं, हम फॉलो करते हैं डेमोक्रेसी को। और डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल है कि हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं जो जा करके हमारे बिहाफ पर काम करेंगे, जो हमारे बिहाफ पर लॉ बनाएंगे। तो हम लोगों ने कुछ लोगों को वो पावर दे दी है, जैसे हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को पावर दी है, वैसे ही हम लोगों ने कुछ लोगों को पावर दी है। अभी जो कुछ लोग हैं ये बात करते हैं इंडिया का पूरा लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क संभालने की। तो इंडिया में जब हम बात कर रहे हैं एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की, तो इंडिया पे अब सोर्स ऑफ लॉ कौन बना कर देगा? लेजिस्लेशंस। बिकॉज जो हमने अपने गिने चुने लोगों को पार्लियामेंट तक पहुंचाया है, वो हमारे लिए हमारे बिहाफ पर लॉ बना रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे दीज पीपल हैव द पावर टू मेक लॉ, एंड द लॉ मेड बाय देम आर नोन एज लेजिस्लेशंस। तो जो ये लॉ बनाते हैं, दीज लेजिस्लेशंस आर द सोर्स ऑफ लॉ, दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ ऑफ द नेशन। क्योंकि ये जो बना करके दे रहे हैं, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होगा तब वो रिपील हो सकता है, अदरवाइज जो बनाकर दे दिया अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सोनेंस पर है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट प्रिंसिपल्स है उनसे अबाइड करता है, देन इट इज़ अ लॉ। फिर उसके आगे उसके पीछे कोई चीज़ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, जो है वो है, दैट इज़ द कमांड ऑफ द सोवरीन। तो लेजिस्लेशन आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, अब हम समझते हैं कि लेजिस्लेशंस होते क्या हैं। तो जब हम बात करते हैं लेजिस्लेशन की, तो दो वर्ड से मिलकर ये वर्ड बना है। एक वर्ड है लेजिस, एक है लेटम। लेजिस, लेटम। लेजिस का मतलब क्या होता है? लेजिस का मतलब होता है लॉ, एंड लेटम मतलब क्या होता है? मेकिंग। तो लेजिस्लेटम क्या है? लेजिस्लेटम मीन्स मेकिंग लॉ। लेजिस्लेशन डिराइव होता है इस वर्ड से, लेजिस्लेटम से। तो लेजिस्लेटम का मतलब है लॉ मेकिंग। तो लॉ मेकिंग का काम कौन करता है? लेजिस्लेचर करता है। ठीक है, अब सब टर्म्स नए नए टर्म्स तो नहीं है, आप सब पढ़ते हुए आ रहे हो। तो जब हम बात करते हैं लेजिस्लेशन की, तो इसको भी अलग अलग जूरिस्ट ने डिफाइन करा है, क्योंकि जहाँ कोई चीज़ निकल करके आएगी वहाँ जूरिस्ट घुस करके आ जाएंगे, वो अपना ओपिनियन लेकर के पहुँच जाएंगे। तो जब हम बात करते हैं लेजिस्लेशन की, तो ऑस्टिन ने क्या बोला है? ऑस्टिन ने बोला है कि व्हाट इज लेजिस्लेशन? मेकिंग ऑफ लॉ बाय अ सोवरीन और अ सुप्रीम अथॉरिटी, और उसको कंप्लीटली आपको फॉलो करना है, क्योंकि ऑस्टिन क्या बोलते हैं? लॉ इज द कमांड ऑफ द सोवरीन। तो ऑस्टिन के हिसाब से लेजिस्लेशन क्या है? लेजिस्लेशन वो चीज़ है जो एक पॉलिटिकल सुपीरियर बनाता है अपने पॉलिटिकल इंफीरियर के लिए। अब हम लोग पॉलिटिकल इंफीरियर क्यों हैं? क्योंकि हम लोग इलेक्शन में खड़े नहीं हो रहे हैं, हम लोगों ने अपने कुछ लोगों को पॉलिटिकली सुपीरियर बना रखा है, हम लोगों ने उनको पावर दे रखी है कि आप हमारे बिहाफ पर हम लोगों के लिए लॉ बनाओ, राइट? तो ऑस्टिन ने क्या कहा है? ऑस्टिन ने कहा है कि इट मीन्स द मेकिंग ऑफ लॉ बाय सोवरीन और अ सुप्रीम अथॉरिटी विच मस्ट बी फॉलोड बाय पीपल इन एवरी स्पेक्ट्रम ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, जितने भी सोसाइटी का स्टेटा है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, जो कुछ भी सोसाइटी के अंदर चीज़ें, उन सबको उस लॉ को फॉलो करना कंपलसरी है। दैट इज व्हाट ऑस्टिन मीन्स व्हेन ही सेड कि लेजिस्लेशन इज द कमांड ऑफ द सोवरीन। तो सेलमन ने क्या बोला है? सेलमन कहते हैं कि लेजिस्लेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ बाय अ कॉम्पिटेंट एंड एबल अथॉरिटी। दो चीज़ की बात करिए, कॉम्पिटेंट एंड एबल। पहला, अथॉरिटी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। अगर मैं कुछ बोलूँगा फर्क नहीं पड़ता, जब तक हम, अगर मुझे कल आप इलेक्शन जितवा करके पार्लियामेंट भिजवा दो और मैं कुछ बनाऊं, देन मैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हूँ। एबल ना एबल होना वो अलग बात है। अब एबल का मतलब क्या है कि हम चाहते हैं कि जो हमारे लॉ मेकर्स हैं वो लॉ इस तरीके से बनाए कि हम लोगों के लिए कंप्लीटली अच्छे लॉज निकल करके आए, क्योंकि हमारा एट द एंड ऑफ द डे जो हमारा जो बेसिक प्लान है, जो हमारा बेसिक एम्बिट है, वो क्या है? हमारा बेसिक एम्बिट है कि हम लोग एक अच्छे लॉज को बना सकें, राइट? तो ये डेफिनेशंस है कुछ लेजिस्लेशन की। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ग्रे की, तो ग्रे ने क्या बोला? ग्रे ने बोला है लेजिस्लेशन इम्प्लाइज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स ऑफ द जनरल पब्लिक। लेजिस्लेशन इम्प्लाइज
द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स ऑफ द जनरल पब्लिक। हम लोग क्या है? जनरल पब्लिक है। हम लोगों ने कुछ लोगों को पावर दी है हमारे लिए लॉ बनाने के लिए, तो वी हैव गिवन देम दे आर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स। ठीक है। अब अलग अलग स्कूल्स के अलग अलग थॉट्स हैं। अब अगर हम बात करें पॉजिटिविस्ट स्कूल की, तो वो बोलता है कि जो लॉ लेजिस्लेशन बनाती है, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ लॉ, बिकॉज दे आर द लॉ जो एक्चुअली की टर्म पर लॉ है। ठीक है। तो इनके हिसाब से दीज आर द बेसिक लॉज ऑफ द नेशन। जब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल स्कूल की, उसके हिसाब से दे आर नॉट अ गुड फॉर्म ऑफ लॉ, क्योंकि वो बात करते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की कि आपको इसको ध्यान में लेते हुए चलना चाहिए। ठीक है। तो वो इसको ऐसा फॉर्म ऑफ लॉ परसीव नहीं करती। वो कहती जो आपके पुराने कस्टम्स हैं, जो आपके पुराने मॉरल्स हैं, जो आप फॉलो करते हुए आ रहे हो, वो लॉ है। हिस्टोरिकल स्कूल का मानना वो था। तो वो कह रहे हैं कि आप लोग नया क्या कर रहे हो, अब जो चीज़ें पहले से होते हुए आ रही उस चीज़ को आप लिख करके दे रहे हो और उसको लॉ बोल दे रहे हो। ठीक है। तो हिस्टोरिकल स्कूल का मानना ऐसा था। जब हम बात करते हैं लेजिस्लेशन की, तो क्या इसके कोई टाइप होते हैं? हमने बोला था, हमने कस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया था, जनरल कस्टम और लोकल कस्टम्स। फिर हम लोगों ने उसके अलावा जब हम कस्टम्स के हम इन डेप्थ पे गए थे, बाइंडिंग कस्टम्स और कन्वेंशनल नॉन बाइंडिंग कस्टम्स। बाइंडिंग में कन्वेंशनल कस्टम्स और लीगल कस्टम्स। ठीक है। आई एम सॉरी। तो जब हम लोगों ने ये बात करी थी, तो क्या हम कह सकते हैं कि क्या लेजिस्लेशन का भी कोई टाइप होता है? आर देयर एनी टाइप ऑफ लेजिस्लेशन? द आंसर इज येस। तो आप लेजिस्लेशन को बेसिकली दो पार्ट पे डिवाइड कर सकते हो। Legislation can be divided into two parts. One is supreme legislation, other one is subordinate legislation. तो आपने legislation को भी अब दो पार्ट पर डिवाइड कर दिया है। One is the supreme legislation, one is the subordinate legislation. अब supreme legislation क्या होता है, इसको समझते हैं। ठीक है। लेट अस से मैं हूँ, मुझे गवर्नमेंट ने मुझसे कहा कि विभोर तू जाकर के लॉ बना ले। मैंने कहा ठीक है, बना लेता हूँ। मैंने लॉ बना लिया। तो क्या सुप्रीम लेजिस्लेशन है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे किसी ने कहा बनाने के लिए, मैंने खुद अपने मन से नहीं बनाया। जो मैं बोल रहा हूँ वो कमांड ऑफ सोवरेन नहीं हो रहा है, राइट? तो ये क्या हो रहा है? ये मेरा कमांड फॉलो हो रहा है, बट किसके बेसिस में हो रहा है? क्योंकि मुझे किसी सोवरेन अथॉरिटी ने मुझसे बोला कि विभोर जा करके लॉ बना। मैंने लॉ बना दिया। दैट इज द लॉ दैट इज बीइंग फॉलोड। तो जो सोवरेन अथॉरिटी है, द पार्लियामेंट जो है, जब कोई पार्लियामेंट लॉ इनेक्ट करती है, दैट इज अ सुप्रीम लेजिस्लेशन। इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सब के सब सोवरीन और सुप्रीम लेजिस्लेशन है। क्यों? क्योंकि इनको सोवरीन इंटेंसिटी से बनाया गया है। जिसने इनको बना रखा है वो लोग सोवरीन हैं। हम लोग हैं, हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बट दे आर सोवरीन। कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको सोवरीन माना है, जो ये लॉ बना करके दे रहे हैं। दैट इज द सुप्रीम लेजिस्लेशन। जो ये बना है उनका काम ही वो करना है। उनका काम है लॉ बनाना। दे आर मेकिंग लॉ बिकॉज उनका काम है। वो लॉ मजे के लिए नहीं बना रहे हैं। बट एट द सेम टाइम हमने क्या कहा, लॉ के दो पार्ट हैं, सुप्रीम लेजिस्लेशन एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अब सुप्रीम लेजिस्लेशन में तो वो लोग निकल करके आ गए कि जो भी आपकी अथॉरिटी होगी, उन्होंने लॉ बनाया, उन्होंने काम करके दे दिया। इंडियन पार्लियामेंट हो गई, यूएस पार्लियामेंट हो गई, यूएस कांग्रेस हो गई, बेसिकली यूके में भी यूके की पार्लियामेंट हो गई। तो ये सब के सब सोवरीन बॉडीज। अब यूएस में आप बोल सकते हो कि जो पॉलिटिकल सुपीरियर है वो प्रेसिडेंट है। इंडिया में भी सेम केस है, क्योंकि इंडिया में जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट कंप्राइजेस ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। लॉ, कोई लॉ लॉ कब बनता है? पार्लियामेंट तीन लोगों से कंप्राइज होती है। पार्लियामेंट सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा नहीं है, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट भी आते हैं। तो जब भी कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा राज्यसभा पर, फिर एक हाउस से पास हो गया, सपोज लेट अस से कोई बिल है जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होने के बाद वो जाता है राज्यसभा पर, राज्यसभा में जाने के बाद वहाँ पर कोई वो बिल पास हो जाता है, उसके बाद जाता है प्रेसिडेंट की असेंट के लिए। जब प्रेसिडेंट उसमें साइन करके अपनी हाँ कर दें, तब वो लॉ बनता है। तो घूम फिर करके हमने प्रेसिडेंट को सोवरीन माना है। द मोमेंट प्रेसिडेंट साइंस अ लॉ बिल, इट बिकम्स एन एक्ट, इट बिकम्स अ लॉ। ठीक है। तो जो इंडियन पार्लियामेंट है, हम कह सकते हैं सोवरीन है। अब इंडियन पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना करके दे दिया, ठीक है, तो सुप्रीम लेजिस्लेशन बनेगा। जब भी कोई प्रेसिडेंट कोई बिल पर साइन कर दे, दैट विल बी अ सुप्रीम लेजिस्लेशन। हमने कहा दूसरा है सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो सुप्रीम के सब ऑर्डिनेट का मतलब क्या रहा? क्या अगर मैं कोई लॉ बना सकता हूँ या कोई और कोई लॉ बना सकता है? द आंसर इज येस। अब जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, तो आपने देखा होगा पार्लियामेंट बहुत लिमिटेड टाइम सेशन पर होती है। 4 बार, 5 बार, 6 बार सेशन बैठते हैं, वो डिपेंड करता है 4 बार का। हर एक
सत्र अलग अलग होते हैं, मानसून सत्र, विंटर सेशन, समर सेशन, है ना, अलग सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के। तो 3-4 सेशन पार्लियामेंट के हो गए, पार्लियामेंट चली गई, टाटा बाय बाय, हम चल दिए। अब कोई देश के ऊपर अटैक हो जाए या कुछ चीज़ निकल कर के आ जाए, अब क्या होगा? पार्लियामेंट तो है ही नहीं, सुप्रीम तो गायब है, लॉ बना कर देंगे, तो अब कैसे काम करेगा सिस्टम? दैट इज़ द बिग क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आंसर्ड। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। जब पार्लियामेंट कोई लॉ इनेक्ट करती है, उसके अलावा देती है रूल मेकिंग पावर, कि आप रूल बना सकते हो। इवन कुछ कुछ लेजिस्लेशन ऐसे होते हैं जो पावर देते हैं अथॉरिटीज़ को कि आप इस सिचुएशन पर लॉ बना सकते हो, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। अब याद है आपको जब कोविड निकल करके आया था, तो जो आपकी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स वगैरह थे, जो आपके अथॉरिटीज़ थी, आपकी सेक्रेटरीज वगैरह थे, दे हैड द पावर टू मेक लॉ। दे वर द वन मेकिंग द एंटायर लॉ बिकॉज पार्लियामेंट वॉज नॉट इन सेशन, है ना? तो उस केस का जो लॉ बनता है, दोज काइंड ऑफ लॉज आर नोन एज सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ठीक है, अगर सुप्रीम अथॉरिटी के अलावा कोई भी अथॉरिटी लॉ बनाती है, देन दैट काइंड ऑफ लॉ इज नोन एज सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अब जो ये पावर निकल के मिलती है, जो लॉ बनता है, लॉ कहाँ से बनता है? लॉ बनता है पावर से जो मिलती है इनको सुप्रीम अथॉरिटी से। सुप्रीम अथॉरिटी सपोज मैं हूँ, अगर मैं बोलूँ कि आप लॉ बनाओ, तो अगर मैं लॉ बना दूँ, मैं सुप्रीम अथॉरिटी हूँ, देन इट विल बी अ सुप्रीम लेजिस्लेशन। ठीक है, अगर एट द सेम टाइम अगर मैं बोलूँ कि आप लॉ बना दो, मैं सुप्रीम अथॉरिटी हूँ, आपसे बोला आप लॉ बना दो, आप लॉ बना दो, देन इट विल बी अ सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। इट इज क्लियर एज दैट। पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, सुप्रीम लेजिस्लेशन। पार्लियामेंट के अलावा किसी ने लॉ बनाया, सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अब इससे एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? ऑर्डिनेंस, नोटिस। कभी आपने देखा होगा कि आपके स्टेट के या आपके डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक नोटिस जारी करा, कल बारिश पड़ने वाली है, देन दैट इज़ वाई वी आर क्लोजिंग द एंटायर डिस्ट्रिक्ट फॉर टुमारो। स्कूल वगैरह कल बंद रहेंगे। पावर कहाँ से है स्कूल बंद करने की डीएम के पास? इट इज़ अ लेजिस्लेशन, इट इज़ अ लॉ। कल के दिन स्कूल बंद रहेंगे, जो स्कूल खोलेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी, राइट? ऐसा तो होता है। बट ये पावर कहाँ से निकल करके आई? दिस काइंड ऑफ पावर इज नोन एज सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, राइट? अब हम आते हैं कि जो आपका सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होता है वो कैसे निकल करके आता है। अगर आप बात करो कॉलोनियल लेजिस्लेशन की, हम बोलते हैं ना बार बार कॉलोनियल लॉ है, कॉलोनियल लॉ है। कॉलोनियल लॉ का मतलब क्या निकल करके आता है? तो जो कॉलोनियल लॉ का मतलब निकल करके आता है, निकल करके क्या आता है? कॉलोनी, कॉलोनियल, कॉलोनी। मैं एक देश हूँ, मैं दूसरे देश के ऊपर अटैक करता हूँ, और मेरा देश सपोज लेट अस से ये बोतल है, एक कंट्री ये है, इसके बीच पर ये ताला वगैरह है, कुछ कंट्री यहाँ पर को है, और एक कंट्री ये है, एक कंट्री यहाँ पर को है। तो अब एक कंट्री ये है, एक कंट्री ये है, बीच में बहुत बड़ा गैप है। अब इस कंट्री ने इस कंट्री के ऊपर अटैक करके इस कंट्री को अपने कब्जे पर ले लिया। ठीक है, जैसे इस कब्जे में ले लिया, बीच में गैप बहुत बड़ा है, अब ये कंट्री इसको तो दूर से गवर्न कर नहीं पाएगी, तो इस कंट्री ने इसको गवर्न करने के लिए यहाँ कोई इंसान को बैठा दिया जो इसके बिहाफ पर लॉ बना रहे हैं। सो व्हेन अ सिचुएशन लाइक दैट कम्स, उस केस पर हम क्या बोल सकते हैं? उस केस पर हम बोल सकते हैं देन दीज काइंड्स ऑफ लॉ विल बी कॉलोनियल लेजिस्लेशंस। अब हो सकता है कि जो कॉलोनियल लेजिस्लेशन हो उनको सुप्रीम अथॉरिटी बना करके दे रही हो। जैसे सपोज हमने जो एग्जांपल लिया बॉटल वाला, जो मेन बॉटल थी, जो मेन कंट्री थी, उस कंट्री के लेजिस्लेशन ने, उस कंट्री की पार्लियामेंट ने इस कंट्री के लॉ बना करके दिया। इवन देन इट विल बी सुप्रीम लेजिस्लेशन, बट इस तरह के लॉ को आप बोल सकते हो इट इज़ अ कॉलोनियल लेजिस्लेशन। ठीक है, बिकॉज ये कॉलोनी के लॉ बना है, एक स्पेसिफिक कॉलोनी के लिए लॉ बनाया गया है। सो दीज काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन विल बी नोन एज कॉलोनियल लेजिस्लेशन। फिर आते हैं एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। अब एग्जीक्यूटिव क्या होता है? हमने जब बात करेंगे आगे चल करके सेपरेशन ऑफ पावर की, हम देखेंगे कि पावर को हमें 3 ऑर्गन्स पे डिवाइड कर रखा है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो हम बात करें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन की, तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? पहला क्वेश्चन हमको समझना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव कौन है? अगर आप बात करो प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव। अब प्रेसिडेंट का जब मतलब निकल करके आता है, वहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी ऐड हो जाते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कम्स अंडर द फॉर्म ऑफ एन एग्जीक्यूटिव। जब पार्लियामेंट का काम किया लॉ बनाना, लेजिस्लेचर का काम लॉ बनाना है, पार्लियामेंट में 3 ऑर्गन निकल करके है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव पार्ट भी प्ले कर रहे हैं, एंड प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड एज वेल। ही इज द एग्जीक्यूटिव ओनर ऑफ द कंट्री, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ कंपनी जैसे होता है ना, सीईओ, वैसे प्रेसिडेंट का काम भी सेम है, ही इज द एग्जीक्यूटिव।
अब जब भी आप देखते हो कि जब भी किसी यूपीएससी में अपॉइंटमेंट होता है, जब भी कोई बड़ी पोस्ट पर अपॉइंटमेंट होता है, तो मैक्सिमम टाइम जो अपॉइंटमेंट आता है, जैसे अगर आप बात करो हाई कोर्ट जजेस की, उनका अपॉइंटमेंट भी कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। वैसे पहले प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। वैसे ही अगर आप बात करो कोई यूपीएससी जो क्वालिफाई करके ऑफिसर्स निकल करके जाते हैं, जो आईएएस पीसीएस आईएएस वगैरह बनते हैं, उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। तो इन सब का जो अपॉइंटमेंट हो रहा है वो कर रहे हैं प्रेसिडेंट। अब जो ये अथॉरिटीज़ निकल करके आती हैं, इनको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़, और जो लॉ ये अथॉरिटीज़ बनाती हैं, दीज लॉज आर नोन एज एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशंस। अब ये क्या होते हैं? हमने अभी देखा था कोविड के टाइम पर कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू था, तो उसको लागू कर कौन रहा था? द डीएम ऑफ दैट पर्टिकुलर जिला, जो डिस्ट्रिक्ट था, उस डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, ही वॉज मेकिंग दी एंटायर, ही वॉज ओवरलुकिंग द एंटायर गवर्नेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। वो उसको कहाँ रिस्ट्रिक्शन देने हैं, कैसे देने हैं, कब देने हैं, कब खोलना है, कब बंद करना है, पूरी पावर उसके हाथ पर थी। जो पावर निकल करके हाथ पर आई है, दिस इज अ सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, बट इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज एन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। वाई? बिकॉज एक एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेट कर रहा है, एग्जीक्यूटिव लॉ बना करके दे रहा है। अब कभी कभार क्या होता है, हमने जब बात करी थी सिचुएशन की कि पार्लियामेंट सेशन पर नहीं है और देश पर अटैक हो जाए, देश पर अटैक हो गया, अब क्या होगा? पार्लियामेंट नहीं है तो क्या, प्राइम मिनिस्टर तो है ना, अभी प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर्स तो बैठी है, तो वो लोग क्या पास करते हैं? वो लोग पास करते हैं ऑर्डिनेंस। तो जो ऑर्डिनेंस पास होता है, दिस इज एन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। अब कभी कभार ये पास हो गया, पास होने के बाद कुछ सिस्टम चल रहा है आपका लंबे टाइम तक, सिचुएशन चल रही है, और जैसे ही पार्लियामेंट सेशन पर आती है, फिर पार्लियामेंट को आकर के इस सिचुएशन जो ऑर्डिनेंस निकल करके आया होता है, उसको लॉ बनाना पड़ता है। बिकॉज लॉ मेकिंग की पावर जो है वो है पार्लियामेंट के पास, वो है लेजिस्लेचर के पास। तो एग्जीक्यूटिव के पास फॉर द टाइम बीइंग, अगर वो कोई लॉ बनाता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, देन ही और शी इज मेकिंग एन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। फिर हम आते हैं जुडिशियल लेजिस्लेशन के पास। अब वो जुडिशियल लेजिस्लेशन है, ये क्या चीज़ है? क्योंकि एग्जीक्यूटिव का काम तो एग्जीक्यूट करना था, जुडिशरी का काम तो जजमेंट देना होता है, तो यहाँ कहाँ लेजिस्लेशन निकल करके आएगा? पर आप देखोगे अगर, तो आप चेक कर सकते हो, जो जुडिशरी होती है वो खुद को रन करने के लिए खुद का एक सिस्टम बना करके बैठाती है। चीफ जस्टिस, अदर जजेस, रजिस्ट्रार, सेक्शंस, सेक्शन ऑफिसर्स, सेक्शन इंचार्ज, क्लर्क्स, पूरा एक हायरार्की बनी हुई बैठी है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, हर जगह बनी बैठी है। ठीक है, तो जो ये हायरार्की है, इसको जो बनाता है, जब ये काम कोई जब ये काम करा जाता है, दीज काइंड ऑफ लेजिस्लेशन आर नोन एज जुडिशियल लेजिस्लेशन। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करो, सुप्रीम कोर्ट रूल्स, हाई कोर्ट रूल्स, जितने रूल्स फ्रेम हो रहे हैं टू रन दी जुडिशरी, दीज आर नोन एज जुडिशियल लेजिस्लेशंस। वैसे ही अगर आप बात करो म्यूनिसिपैलिटी की, तो म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन बनकर आ सकते हैं। जो आपका पार्षद होते हैं, जो आपके म्यूनिसिपल एरिया पर, जो आप एमसीडी, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली की बात करते हैं, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है, एमसीडी है, उसके चुनाव होते हैं, वहाँ आपने लोगों को चुन करके भेज दिया। तो भेजा क्यों है? करेंगे क्या? क्योंकि लॉ अगर पार्लियामेंट बना करके दे दे, उनका काम भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, वो भी तो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो वो कर क्या रहे हैं? द मोमेंट अ पर्सन बिकम अ एमसीडी का मेंबर, ठीक है, या कोई भी जगह के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेंबर, तो देन दीज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल बोर्ड, जिला परिषद, जितनी चीज़ें निकल करके आती हैं, इनके पास भी पावर है उस म्यूनिसिपल एरिया के लिए लेजिस्लेशन ड्राफ्ट करने की। सो दीज पीपल हैव द पावर टू ड्राफ्ट लेजिस्लेशन फॉर द पर्टिकुलर एरिया, कि इस एरिया पे इस दिन ऐसा होगा, हम रोड ऐसे बनाएंगे, हम इस तरीके से यहाँ लाइट्स लगाएंगे, लैंप्स लगाएंगे, जो जो काम उसके बॉडी के अंदर फॉल करता है, उसकी बेसिस पे वो लोग उस बॉडी के लिए लॉ बना सकते हैं। एंड दीज काइंड ऑफ लेजिस्लेशंस आर नोन एज म्यूनिसिपल लेजिस्लेशंस। फिर निकल करके आता है ऑटोनॉमस लेजिस्लेशन। अब ऑटोनॉमस लेजिस्लेशन क्या है? सपोज करो कि मैं एक कंपनी शुरू कर दूं, और कंपनी का मैं सीईओ हूं, और कंपनी को रन करना मेरी ड्यूटी है, मैं कंपनी का फाउंडर हूँ और मेरे साथ 4 फाउंडर्स और हैं। तो हम कंपनी को रन कैसे करेंगे, इसको देखने के लिए हम लोगों ने कंपनी के बायलॉज बनाए। ठीक है, तो हम लोग वो काम भी कर सकते हैं बेसिकली, राइट? तो हम लोग ये काम कर रहे हैं बायलॉज वगैरह बनाने की, काम करने की, देन ये डूइंग एन ऑटोनोमस फंक्शन। यूनिवर्सिटी है, एक वाइस चांसलर बैठा होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, सॉरी, डायरेक्टर्स बैठे होते हैं। ठीक है, डायरेक्टर जनरल हो सकता है आपके खुद के कॉलेज पर, या वाइस चांसलर होगा अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो। अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो तो प्रिंसिपल हो सकता है या डायरेक्टर हो सकता है।
है ना? और आपका एक अगर बहुत सारे डिपार्टमेंट है तो एचओडी हो सकता है। तो जो ये काम अलग-अलग डिपार्टमेंट को दिया है, एक पूरा सिस्टम बना करके बैठ रखा है। सिस्टम के अंदर जो चीज़ें लॉ बन रही है कि कब बंद होगा, कैसे कॉलेज गवर्न होगा, कैसे हम हायरिंग करेंगे, कैसे हम फायरिंग करेंगे, कैसे हम एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, कैसे हम चेकिंग करेंगे कॉलेज के अंदर, दिस इज़ एन ऑटोनोमस लेजिस्लेशन। तो कभी भी अगर कोई ऑटोनोमस बॉडी लॉ बनाती है अपने गवर्नेंस के लिए, देन इट इज़ नोन एज ऑटोनोमस लेजिस्लेशन। एग्जांपल के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट पर? इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज क्या है? इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी, एन इंडिपेंडेंट बॉडी। गवर्नमेंट का उसमें पूरा कंट्रोल रहता है, बट इट इज़ एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जो खुद के बायलॉज के ऊपर रन करता है कि हम हमारे कितने ऑफिसर्स होंगे, कहाँ ट्रेन कब चलेगी, कैसे हम फंडिंग को स्पेंड करेंगे, क्या हम करेंगे। तो ये काम ऑटोनोमस लेजिस्लेशन का काम पूरा पूरा है। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ लेजिस्लेशन विच इज नोन एज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो इट इज बेसिकली द सबऑर्डिनेट और सब्सिडरी लेजिस्लेशन। इट इज द सबऑर्डिनेट और सब्सिडरी लेजिस्लेशन। जब भी हम बात करते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की, तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि मैं सोवरीन हूँ, मैंने अपना काम किसी और को डेलीगेट कर दिया है, मेरे बिहाफ पर अब काम वो करेगा। ठीक है। तो जब हमने बात करी थी ऊपर, जो हमने एग्जाम्पल लेते हुए चले थे, वो क्या था? वो सब का सब एग्जाम्पल था काइंड ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का। आपने एग्जीक्यूटिव को पावर दी लॉ बनाने की, देन इट इज एन एग्जीक्यूटिव काम नहीं है। एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव का काम है एग्जीक्यूट करना, उसका काम लॉ बनाना नहीं है। पर अगर वो लॉ बना रहा है तो कहाँ से बना रहा है? किसी पावर से बना रहा है। वो पावर कहाँ से निकल करके आई? वो सोवरीन एक्ट से निकल करके आई। जो सोवरीन एक्ट ने इस बंदे को पावर दी थी, इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या है इन ईजियर टर्म्स? मैंने अपना काम किसी और को करने को बोल दिया। मैं पार्लियामेंट हूँ, मैंने बोला बेटा तू जाकर के मेरे बिहाफ पर लॉ बना। दीज काइंड्स ऑफ लॉ आर नोन एज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दैट। अब जब हम बात करते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की, तो ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जो आपका प्रिंसिपल एक्ट है, जो प्रिंसिपल लॉ है, वो बनाएगी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने कोई लॉ इनेक्ट करके आपको दे दिया, पार्लियामेंट ने कहा आज से ये चीज़ लॉ है। अब हो सकता है कि इस लॉ के अंदर पार्लियामेंट बोले कि जब पार्लियामेंट सेशन पर ना हो तो हम लोग इन अथॉरिटीज़ को पावर दे रहे हैं कि ये लॉ बना कर ये काम कर लें, इस एक्ट के अंदर ये काम करें। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, मैंने आपको एग्जांपल फिर दिया था। कोविड के टाइम पे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को यूज़ करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने अपने डिस्ट्रिक्ट्स को रेगुलेट करा था। तो हुआ क्या? पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है ये है प्रिंसिपल एक्ट, और जो इस प्रिंसिपल एक्ट के बेसिस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने नोटिस ऑर्डिनेंस जो पास करे, वो क्या थे? वो सब के सब थे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो जो आपका मेन एक्ट था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था, डेट वाज अ प्रिंसिपल एक्ट, योर पेरेंट एक्ट। और जो ये बाद में चीज निकल करके आई, ये क्या निकल करके आई? ये आर डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस। अब जब हम बात करते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की, तो आगे जाकर के जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ोगे तब आप इसको डिटेल पर पढ़ोगे, आप डिटेल पर समझोगे तो उस केस पर फिर निकल करके आएगा इंदिरी दिल्ली लॉज केस, और फिर आप बिलुरारी केस पढ़ोगे, बहुत सारे केसेस निकल करके आपको पढ़ने को मिलेंगे। तब आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। जो ये कंसेप्ट है फिर भी आपको बता दूं, फ्रेंच में टर्म निकल करके आता है ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव का। ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव, अगर आप चाहो आप जाकर के इस टर्म को सर्च कर सकते हो और इसको पढ़ सकते हो। अगर आपको पढ़ने का शौक है तो ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव को आप जाकर सर्च करना, ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, फ्रेंच मुझे बोलनी जैसे आती नहीं है, तो जो भी है। तो जब हम बात करते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की, तो बहुत सारे नंबर ऑफ एक्ट्स आपके पास हैं। अब उन एक्ट्स को एग्जीक्यूट करने का काम आप तो कर नहीं सकते हो। आप पार्लियामेंट अपने लॉ बना दिया, आप चले गए घर को, अब करेगा कौन? एग्जीक्यूटिव करेगी। तो एग्जीक्यूटिव को कभी कभार इनको एग्जीक्यूट करने के लिए हो सकता है ऑर्डिनेंस निकालने पड़े, बायलॉज निकालने पड़े, रूल्स निकालने पड़े। जो जो चीज़ निकालेंगे इस लॉ के फर्दरेंस पर, इन सब लॉज को आप बोलोगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो अब हम जब बात करते हैं लेजिस्लेशन की, तो क्या इसके कोई एडवांटेजेस भी हैं? डू लेजिस्लेशन एज अ सोर्स ऑफ लॉ हैज़ एनी एडवांटेज? बेसिक क्वेश्चन। ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं लेजिस्लेशन की, तो बेसिकली इट इज़ एन एब्रोगेटिव पावर। ठीक है, ये इसका काम क्या है? ये किसी लॉ को अनुल कर सकती है, चेंज कर सकती है, ख़त्म कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। जो लॉ किसी सोर्स से गवर्न नहीं है, इसके पास पावर है कि जाकर के उस चीज़ को चेंज कर दे। आज तक सपोज लेट अस से लिव इन रिलेशनशिप्स के ऊपर कोई लॉ नहीं है, तो इसके पास पावर जाकर के लॉ इनेक्ट कर दे। ठीक है, और जो लॉ इनेक्ट करती है बहुत इफेक्टिव होते हैं।
बिकॉज दीज आर द लॉ मेड बाय द सोवरीन। तो लॉ बनाना और लॉ को ध्यान रखने को अलग अलग करता है। अगर आप तीनों पावर एक के हाथ पर दे दो तो कुछ भी करेगा, क्योंकि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। बट आपने सिर्फ इनसे बोला कि आप लॉ बनाओ, लॉ को कैसे एग्जीक्यूट करना है वो काम किसी और का है, वो काम एग्जीक्यूटिव का है। उसको ओवरसी करने का काम एग्जीक्यूटिव का है। लीगल जो एग्जीक्यूटिव्स आपके होंगे वो काम वो करेंगे। आपका काम सिर्फ और सिर्फ लॉ बनाने का है। आप लॉ बनाओ, दैट इज इट, दैट इज योर वर्क, दैट इज फाइनल। तो जो लॉ ये बनाएंगे, लॉ इफेक्टिव होते हैं। इन्होंने लॉ बनाए, जैसे ही इन लोगों ने लॉ बनाए, इन लोगों के बनाए हुए लॉ को जो फॉलो कराएगा वो कराएगा एग्जीक्यूटिव। एंड जो लॉ एग्जीक्यूटिव फॉलो कराएगा वो लॉ हमेशा इफेक्टिव निकल करके आ जाएंगे, बिकॉज उसका काम एग्जीक्यूट करना है। वो लॉ बना नहीं रहा है, वो लॉ बना भी नहीं सकता जब तक उसको डेलीगेशन की पावर नहीं दी गई हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डिक्लेरेशन की। तो ये बताता है हम अथॉरिटी हैं, हमने लॉ बना करके दे रखा है, आप उसको फॉलो करो, नहीं करोगे जेल जाओगे। वी आर डिक्लेरेटरी। तो जब भी लेजिस्लेटिव, हम कस्टम्स की जब बात करते हुए निकल करके आए, कस्टम्स में आपने देखा भाई लीगल बाइंडिंग क्यों ना हो, जब लीगल बाइंडिंग कस्टम्स कब हो रहे हैं, जब ये पार्लियामेंट उसके ऊपर लॉ इनेक्ट करके दे रही है, देन इन दैट केस दे आर बीइंग a legal binding custom, they are being a legislation as well। जो लेजिस्लेशन निकल करके आएंगे, डिक्लेयर कर रहे हैं, अथॉरिटी दिखा रहे हैं, द अथॉरिटेटिव। आज पूरी पावर मेरे हाथ पर है, आज के दिन की अथॉरिटी मैं हूँ, जो मैं कहूँगा वो होगा। ठीक है, सो डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके अलावा अगर कोई गलती से कोई कुछ काम करे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्कोप बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है लेजिस्लेशन। तो जब इंडिपेंडेंट बॉडी कोई चीज़ इनेक्ट करती है तो वो उसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो, आप उनको चूज करके भेज रहे हो, आप लोग चुन रहे हो उन लोगों को लॉ बनाने के लिए, तो उनके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो कि ये गलत लॉ नहीं बनाएंगे, गलत काम करेंगे हटाकर फेंक दोगे आप इन लोगों को। तो आप लोगों ने इन लोगों के ऊपर रिलायबिलिटी दे रखी है, इनके ऊपर आप रिलाई अपॉन कर रहे हो, इनके ऊपर आप भरोसा कर रहे हो। भरोसा आप इन लोगों को दे रहे हो, इस भरोसे के ऊपर इनको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं ऑफ हैविंग अ लेजिस्लेशन। ठीक है, अब हम लोग क्या बात कर सकते हैं इसके अलावा, हम लोग इसके अलावा बात कर सकते हैं कस्टम्स और लेजिस्लेशन की, क्योंकि अगर हम बात करें प्रेसिडेंट और लेजिस्लेशन की, अगली वीडियो में हम बात कर सकते हैं, बट हम लेजिस्लेशन एंड कस्टम्स की बात हम कर सकते हैं। तो हमने क्या बोला था, हमने कहा था कस्टम दो टाइप के होते हैं, जनरल और लोकल। फिर हमने बोला था जो कस्टम्स आपके होते हैं वो दो टाइप के और हो सकते हैं, बाइंडिंग कस्टम और नॉन बाइंडिंग कस्टम। हमने कहा था बाइंडिंग कस्टम फिर दो टाइप के हो सकते हैं, लीगल कस्टम्स और कन्वेंशनल कस्टम्स। तो जो हम लीगल कस्टम्स की बात कर रहे थे, तो लीगल कस्टम्स जो हैं ये दे टेक द फॉर्म ऑफ अ लेजिस्लेशन। पहला रिलेशन क्या है, दीज लेजिस्लेशंस। तो जो आपका लेजिस्लेशन है वो इन कस्टम्स को कंप्लीटली एक्सेप्ट कर देता है, कंप्लीटली बाउंड करा देता है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट पर 7 फेरे लेना कंपलसरी है, तो इस क्यों है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट बोलता है, कस्टम था, बट इस कस्टम को इस लेजिस्लेशन ने आकर के बाउंड कर दिया, अब इसको फॉलो करना कंपलसरी है। ठीक है, उसके अलावा जो आपके कस्टम्स हैं, कस्टम्स फॉलो क्यों करते हैं लोग, क्योंकि चलते हुए आ रहे हैं, उनकी प्रेजेंस हिस्ट्री, बहुत लंबे टाइम की हिस्ट्री है उन कस्टम्स की, उनको लोग समझते हैं, जानते हैं और फॉलो कर रहे हैं। तो जो आपका लेजिस्लेशन है वो इन कस्टम्स को और एक अच्छा रूप दे देता है कि कैसे आप इनको फॉलो करोगे, इनको फॉलो करने से क्या बीच में क्या होगा, कैसे क्या काम होगा। तो लेजिस्लेशन को गवर्न करते हुए चल रहा है। ठीक है, अगर डिफरेंस करो कस्टम इन दोनों पर, तो जो लेजिस्लेशन हो, कस्टम जो है वो हिस्टोरिकली बैक्ड चीज़ें हैं, आप उनको देख चुके हो, आपको पता है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, यू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। बट द मोमेंट यू टॉक अबाउट लेजिस्लेशन, वो हाइपोथेटिकल है, पूरा पूरा आपको नहीं पता क्या होने वाला है, कंप्लीटली हाइपोथेटिकल। अगर ऐसा होगा तो ऐसा मैं कर रहा हूँ, मैं ऐसा लॉ बना रहा हूँ, अगर कोई मर्डर करेगा तो जेल जाएगा, अगर कोई करेगा तो ये होगा। आप बना रहे हो, आपको पता नहीं कौन क्या करेगा तो किससे क्या रिपरकशन होगा, यू डोंट नो अबाउट दैट। एपिडेमिक एक्ट, एपिडेमिक आएगी नहीं आएगी आपको नहीं पता, बट आप लॉ बना कर रख रहे हो, क्यों, क्योंकि आप एक हाइपोथेसिस पर खेल रहे हो। देन दिस इज योर लेजिस्लेटिव और हाइपोथेटिकल कस्टम और लेजिस्लेशन, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस रखते हैं। ठीक है, जब आप बात करते हो लेजिस्लेशन को, तो दे आर लॉन्ग लास्टिंग इन नेचर, क्योंकि जब लेजिस्लेशन बनकर आ रहे हैं, दे आर बीइंग मेड एज अ अथॉरिटी। जो कस्टम्स हैं वो लोग फॉलो कर रहे हैं, इसलिए चलते हुए आ रहे हैं। लेजिस्लेशन आपको फॉलो करना कंपलसरी है, भले आप मानो ना मानो फर्क नहीं पड़ता। कस्टम्स हैं, चलो कर लिया, चलो नहीं करा, आपकी मर्जी है कहीं ना कहीं, बट लेजिस्लेशन है, फॉलो करना कंपलसरी है। ठीक है, उसके अलावा जब हम बात करते हैं लेजिस्लेशन की, इट इज़ अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक। कस्टमरी लॉ की अगर बात करें, इट इज़ अ क्रूड सोशल ऑर्डर।
हम बारबेरियंस थे, हम लोगों ने खुद को गवर्न करने के लॉ बना दिए, हम कस्टम चलते हुए निकल करके आ रहे हैं, तो इट्स अ क्रूड सोशल ऑर्डर। हमने कस्टम को यूज़ करके सोसाइटी को मेंटेन करा। बट प्रेजेंट डे की अगर बात करें तो फंडामेंटल कैरेक्टर है लेजिस्लेशन का, जो पास होगा आपको फॉलो करना है, दैट इज इट, दैट इज द कमांड ऑफ सोवरिन, दैट इज द रूल ऑफ लॉ, खत्म बात। ठीक है। उसके अलावा जो आपका लेजिस्लेशन होता है, कस्टम्स क्या होते हैं, कभी कभार हमने बात करी थी कल जब हम कस्टम्स समझ रहे थे कि हो सकता है कस्टम्स ओरल हो, कभी कुछ लिखा ना हो, कुछ स्क्रिप्चर में कुछ उसके बारे में नहीं दिया हो, बट सबको पता हो कि ऐसा करना है, तो कस्टम्स है। जैसे मेंस्ट्रुएशन के दौरान औरतें टेम्पल पे नहीं जाती, कस्टम है। क्यों है, क्या है, नो वन नोस, कस्टम है। कहीं लिखा हुआ स्क्रिप्चर पे आपको मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा, मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट हो सकता ना मिले। बहुत कस्टम्स ऐसे हैं जो आपको कहीं लिखे हुए नहीं मिलेंगे। बट अगर आप बात करो लेजिस्लेशन की, वो आपको लिखा हुआ ही मिलेगा। अगर वो लिखा हुआ नहीं है देन इट इज़ नॉट अ लेजिस्लेशन। अगर जाकर के पार्लियामेंट मोदी जी आकर के कुछ ऐलान कर दें, लॉ नहीं है, मोदी जी को उसको आकर के लिखना पड़ेगा, लिख करके साइन करने पड़ेंगे, साइन कर करके पास करना पड़ेगा एज ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस जब एक्सपायर होने की टाइम पर निकल करके आएगा तो उसको उसके बाद फिर पार्लियामेंट बैठेगी, पार्लियामेंट उसको उस पर डेलिब्रेशन करेगी, उसको लॉ बनाएगी, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, पूरा एक फॉर्म क्वालिफाइड होगा, साइन होगा, साइन होने के बाद वो ऑफिशियल गजेट में पब्लिश होगा। जब पब्लिश हो जाएगा तब वो लॉ बनेगा, अदरवाइज वो लेजिस्लेशन नहीं होगा। ठीक है। कस्टम्स की अगर एक बात और करें तो हो सकता है कि अगर मैं आज कुछ कस्टम शुरू कर दूं, एक रिचुअल शुरू कर दूं, तो हो सकता है वो रिचुअल सालों साल फॉलो होना शुरू हो जाए। मैं खुद का एक सोसाइटी क्रिएट करूं, जैसे आपकी क्या नाम है उस सोसाइटी का, मैं नाम भूल गया, बहुत फेमस सोसाइटी है यार। जो भी है, नाम दिमाग पे नहीं आ रहा है मेरा उस सोसाइटी का अभी अभी। इल्यूमिनाटी, उनका अलग एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन बना कर रखी। वैसे ही यूएस यूके हर जगह अलग अलग सोसाइटीज़ हैं, आपको रोटरी क्लब हैं, अलग अलग चीज़ें, हर सोसाइटी का अलग अलग कस्टम है। ब्रदरहुड में आपको कैसे आना है, कैसे आप क्या करोगे, कैसे आप रिचुअल करोगे, रिचुअल्स हैं। तो हो सकता है एक इंसान ने आकर के सोसाइटी बनाई, उसने रिचुअल्स दिए और सब उसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं, वो बिकम अ कस्टम, पॉसिबल है। बट जब बात करते हो लेजिस्लेशन की, तो इसके लिए डेलिब्रेशन होना कंपलसरी है। जब बहुत सारे लोग आकर के डिस्कस करेंगे, डेलिब्रेट करेंगे, तब जा करके वो लेजिस्लेशन बनेगा। ठीक है। तो दिस इज इट। एक बात हम और कर सकते हैं, बात कर सकते हैं डिमेरिट की। तो जब हम बात करते हैं डिमेरिट की, तो एक बार लेजिस्लेशन बन जाए, वो बन गया, दैट इज इट, यू कैन नॉट चेंज इट। उसका नेचर अनबेंडिंग नहीं है, इट इज़ अ स्ट्रिक्ट इन नेचर, इट इज स्टिंजेंट। अगर मैं लॉ मेकर हूँ, मैंने लॉ बना करके रख दिया, वो ऑफिशियल गेजेट में अगर पब्लिश हो गया और लॉ बन गया, देन इट इज़ लॉ, दैट इज इट। अगर उसका कोई गलत रिपोर्शन निकल करके आ रहा है, पार्लियामेंट को फिर बैठना पड़ेगा, अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। जब तक अमेंडमेंट लेकर के नहीं आएंगे, वो है, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हो, वो जैसा है वैसा फॉलो करो। पहला डिमेरिट ये है। सेकंड डिमेरिट ये है कि हाइपोथेसिस के ऊपर बेस्ड है। हमने बात करी थी हाइपोथेसिस की, कि एपिडेमिक एक्ट, एपिडेमिक आया नहीं है बट हमको लग रहा है आ सकता है एपिडेमिक एक्ट। हो सकता है कल मैं अर्थक्वेक एक्ट बना दूं, अगर मैं कल पार्लियामेंट में आऊं, मैं बोलूँ कि मुझे अर्थक्वेक एक्ट बनाना है, अगर कभी अर्थक्वेक आएगा तो ये होगा, बना सकता हूँ, दैट विल बिकम अ लॉ। तो मेरा जो फोकस है वो क्या है, स्पेकुलेशन है, मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। फेरा, फीमा, सेबी, आईआरडीए, जो आपके रेगुलेटर्स हैं, मार्केट को रेगुलेट करते हैं, सेबी, जहाँ पर को कंपनी को जो रेगुलेट करता है, सेबी करती है। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी डिफॉल्ट करेगी, लोगों के पैसे कैसे बचाएंगे, सेबी से बचाएंगे, स्पेकुलेशन करेंगे। हम स्पेकुलेट कर रहे हैं कि अगर ऐसा होगा ऐसा हो जाएगा, हम मिक्स अनसर्टेन है, उसको हम एक हाइपोथेसिस के बेसिस पर वहाँ कुछ सर्टिनिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। सो जो आपका लेजिस्लेशन है, इट इज़ बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस। फिर अगर बात करो कि इससे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, अगर आप कोई भी एक्ट उठा करके देखो, इतने मोटे मोटे एक्ट आपको देखने को मिलेंगे, कुछ पतले हैं, कुछ मोटे हैं, कुछ अभी आपने मेरे ख्याल से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखा होगा, पतला सा लॉ है, उसमें 3-4 लॉ अलग अलग थे। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था, पार्टनरशिप एक्ट था, है ना, उनको आपने अलग करके अलग लॉ बना दिया है। तो इसमें बहुत एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वर्डिंग भी हो सकती है। हो सकता है एक लॉ बहुत ज़्यादा वास्ट हो, सीपीसी, सीआरपीसी, और अब कोई बड़ा एक्ट उठा करके देखो, आपको बड़े बड़े एक्ट भी देखने को मिल जाए। कंपनीज एक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा एक्ट है, बहुत ज़्यादा वर्डिंग्स हैं। ठीक है। तो दिक्कत क्या निकल करके आती है, जब आप कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा वर्ड्स पर लिखते हो, आपने लिख करके दिया है, अब उसको आप समझोगे कैसे, डिपेंड करते हैं ना। कॉमा कहाँ पर को लगा है, कॉमा से, अगर आप कॉमा वाला, आपने एग्जाम्पल से वीडियोज़ देखी हो कभी इंटरेस्टिंग सी,
लेट अस से विभोर, विभोर एक बार विभोर लेट्स ईट ग्रैंडमा, ठीक है। विभोर सेज लेट्स ईट ग्रैंडमा, या लेट्स ईट ग्रैंडमा एक वर्ड है, लेट्स कॉमा लगा दो, ईट ग्रैंडमा, लेट्स ईट कॉमा ग्रैंडमा, लेट्स ईट ग्रैंडमा। तो तीनों का मतलब अलग अलग हो चुका है, राइट। तो एक कॉमा से, एक वर्ड से पूरा मतलब चेंज हो सकता है। कभी कभार क्या होता है कि जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं लेजिस्लेशन के अंदर बहुत अनसर्टेन है, मतलब समझ में नहीं आ रहा उस वर्ड का मतलब क्या यूज़ कर रखा है। तो उस केस में आकर के दैट बिकम वेरी कम्बरसम टू डिफाइन, और जुडिशरी का काम ये है कि इस लेजिस्लेशन को इंटरप्रेट करना और उस वर्ड का असली मतलब बताना कि अगर ये मतलब निकल करके आ रहा है तो उसको हम ये समझेंगे, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ, जैसे मैंने आपसे बोला लेजिस्लेशन के बिना कोई लॉ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इंडिया का सोवरीन लॉ जो है वो लेजिस्लेशन है, उसको आपको फॉलो करना आपकी मजबूरी है। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। दैट इज हाउ लेजिस्लेशन वर्क्स, ठीक है। हम यहाँ पर को आकर कंप्लीटली क्लियर हैं लेजिस्लेशन के बारे में, आई होप। तो हमने बात कर ली थी कस्टम्स की, हमने बात करी लेजिस्लेशन की। तो अगर एक समअप करें तो क्या है, समअप कर सकते हैं लेजिस्लेशन वो लॉ है जो हमारी पार्लियामेंट बनाकर देती है। दो टाइप के हो सकते हैं, सुप्रीम और सबऑर्डिनेट। सुप्रीम का मतलब क्या है, जब पार्लियामेंट लॉ बना करके दे, या सोवरीन जो लॉ बना करके दे, सुप्रीम लेजिस्लेशन होगा। बट एट द सेम टाइम सुप्रीम अथॉरिटी के अलावा कोई और लॉ बना करके देता है तो इट विल बी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। इसके अलग अलग टाइप हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, जुडिशियल लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जहाँ आप स्पेसिफिकली पावर दे रहे हो, ठीक है। तो सब अलग अलग पार्ट निकल करके आएंगे। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब होता है जब कोई सोवरीन एक प्रिंसिपल एक्ट के जरिए किसी और को अपनी पावर दे दे कि मेरे बिहाफ पर तू लॉ बना ले, इट इज़ अ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जाने से पहले, इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना। कैन अ डेलीगेटी डेलीगेट फर्दर? अगर सपोज मैं सुवरीन हूँ, मैंने आपसे बोला कि तू लॉ बना ले, आप लॉ बना लो, तो क्या आप इस लॉ बनाने के काम को किसी और को दे सकते हो, हाँ या ना? इसका आंसर आपको कमेंट में मुझे करके बताना है। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसमें हम कभी डिबेट करेंगे, कभी डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक के ऊपर हम यही कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को। इस क्वेश्चन का आंसर देना ना भूलना कि क्या अगर कोई इंसान कोई लेजिस्लेशन को डेलीगेट करता है तो क्या वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन फिर से डेलीगेट कर सकता है? सपोज मैं सोवरीन हूँ, मैंने आपसे बोला कि आप लॉ बनाओ, तो क्या आप किसी और को काम करने के लिए दे सकते हो, हाँ या ना? मैं आपको इसका आंसर देना है और अपना रीजन स्टेट करना है। तो आज की वीडियो पे बस इतना ही, हम वीडियो को यहाँ ख़त्म करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और एग्जाम्स वगैरह में आपकी वीडियो हेल्प करें, मुझे इसकी आशा है। अगर आपको कोई कमेंट करना है, कोई फीडबैक देना है, कुछ बोलना है, तो बेझिझक आप जाकर कमेंट करो, मैं पढ़ूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपके उन फीडबैक से मैं खुद को चेंज कर सकूं, अपने मेथड को चेंज कर सकूं। कोई चीज़ में आपको अगर कुछ चेंजेस बताने हैं तो प्लीज़, आई एम ओपनिंग एंड आई एम आस्किंग यू ऑल टू प्लीज़ लेट मी नो अगर मुझे कोई चीज़ में चेंजेस लेकर के आने हैं तो, ठीक है। वीडियो ही खत्म करते हैं, जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ जहां हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट्स की, ठीक है। तो हमने अभी कवर कर लिया है कस्टम्स एंड लेजिस्लेशन एज सोर्स ऑफ लॉ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।